प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। 12 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है एसएसटी का, यानी कि सोशल साइंस का। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का जितना सारा जो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वे हर एक प्रश्न को आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल में आज आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। प्रश्न एकदम पुराना वाला प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न एकदम बिल्कुल आसान है, बस आप लोगों को एक थोड़ा जो है ना, दिमाग लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मनुष्य होगा। ठीक है, मनुष्य जैव संसाधन में आएगा। और यहाँ पर देखिए, जो दूसरा नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, तो याद रखना है न्याय संगत का। ठीक है, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल इसका एकदम सही जवाब है। अब यहाँ पर आगे आप लोग देखिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निकोबारी कबूतर कौन से जातियों की श्रेणी में आता है। तो याद रखना है आप लोगों को, जो निकोबारी कबूतर होता है ना, वो स्थानिक जातियों के अंतर्गत में आता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन वाला लाइन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझिए कि कौन वाला सुमेलित है, उसके बाद नहीं वाला प्रश्न अपने आप जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि महानदी हीराकुंड परियोजना पर बना है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ देखिए बी ऑप्शन टाका भूमिगत जल का टैंक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सब है। अब यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन इल्तुतमिश जो है ना, ये हौज खास में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन देखिए गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला में ये ऑप्शन जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब 4 नंबर का आंसर जो है ना वो डी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए। और यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न है ना कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रबी की शीत ऋतु में ही रबी फसल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि चाय जो है किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाय जो है कौन प्रकार के खेती के अंतर्गत में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, चाय रोपण कृषि के अंतर्गत में आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि झारखंड के गुवा और नौवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के गुआ और नवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। बिल्कुल भी नया प्रश्न है, और आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, एकदम याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में प्रश्न जो है ना कहीं से भी आ सकता है, ना आपको पता है और ना मुझे पता है, लेकिन हाँ जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल ये संभावित प्रश्न है एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना कि गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा लौह अयस्क जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन जो है पाइपलाइन द्वारा होता है। ऐसा किस मतलब कौन सा परिवहन है जो पाइपलाइन के जरिए
होता है, लोगों के पास पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा पानी भी हो सकता है, पाइपलाइन के द्वारा ना जाता है, कच्चा तेल भी तो होता है और पेट्रोल उत्पाद भी होता है। मतलब इनमें से सब इसका जो है राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि 22 भाषाओं को कौन से अनुसूची में रखा गया है। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में जो है ना 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए जो यहाँ पर 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी पूछा गया है और अब भी ये प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है, तो एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। ठीक है। तो आप लोग एकदम याद रखिएगा कि स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना सीट जो है वो आरक्षित है। तो आप लोग याद रखिएगा 1/3 होगा, ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आज प्रभु सर कितना बताएंगे, कितना प्रश्न कराएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा कम से कम आज मैं आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो कराने वाला हूं। ठीक है। जो 12 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली वीडियो को अंत तक आप लोग देखिए और हर एक चीज़ को आप लोग लिखने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि आप लोग लिखिएगा नहीं तो एक थोड़ा बाद में आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस समय आप लोगों का 12 फरवरी का एग्ज़ाम होगा ना, तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग और एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और जो आप लोग लिख करके रखेंगे ना वो कॉपी आप लोग एग्ज़ाम में ले करके चले जाइएगा। ठीक है। जैसे ही वहाँ पर, मतलब चोरी नहीं करने बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कॉपी ले करके जाइएगा और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम सेंटर जो है ना उसका रूम से पहले आप लोग कॉपी आराम से पढ़ लीजिएगा, ताकि दिमाग में सेट रहे वो बात। ठीक है। तो ऐसा आप लोग ज़रूर करिएगा, जल्दी से याद होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ है तो कब हुआ था अमेरिका में। ठीक है। नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ है अमेरिका में, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 1954 से लेकर के 1968 के बीच में जो है ना नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो घटा था। आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर देखिए जो अगला भी प्रश्न है ना कि भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करता है आखिर कितना फीसदी है। तो कितना फीसदी है आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग याद रखिएगा कम से कम जो है ना 5% से कम होता है। मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है ना डी ऑप्शन मतलब लेस देन 5%। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो अंग्रेजी यहाँ दिया हुआ है, अंग्रेजी भी पढ़ करके आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे आप लोग देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश जो है ना द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत में आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर अमेरिका होगा। ठीक है। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था का जो शासन है वह वहाँ पर लागू है। अब अगला प्रश्न देखिए कि नेपाल में राजतंत्र को कौन से वर्ष में समाप्त किया गया था। तो कौन से वर्ष में समाप्त किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 2008 में, यानी कि जो बी ऑप्शन है ना इसका एकदम सही उत्तर है। अब आगे देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है ना कि बोलबिया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। कौन से संगठन ने किया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा फेडेकोर होगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब आगे देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, यानी कि कौन सा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं की जो पर्याप्त उपलब्धता है। ठीक है। इसी के कारण जो है ना शिशु मृत्यु दर कम हो सकता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका
राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित जो है कहा जा सकता है, नियोजित कहा जा सकता है संगठित क्षेत्र में, कौन वाला होगा? तो आंसर याद रखिएगा, जो इसका बी ऑप्शन है ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, यही इसका सही उत्तर है और इसी को संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। 17 का बी ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रोजगार के अधिकार अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है मतलब सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा में दिया हुआ है कि विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, और यहाँ पर 3 नंबर में दिया हुआ है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग दिया हुआ है तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर भी होगा, दूसरा ऑप्शन भी होगा और तीसरा ऑप्शन भी होगा। मतलब डी ऑप्शन जो है ना, तीनों का तीनों एकदम इसका सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन, 2 ऑप्शन, यहाँ पर 3 ऑप्शन, ठीक है, तीनों का तीनों एकदम सही है। तो डी ऑप्शन आप लोग एकदम बेहिचक टिक लगाइएगा और आराम से आप लोग 1 नंबर उठा लेंगे, ठीक है। आगे देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? क्योंकि देखिए नोट वाला जो प्रश्न है ना वो एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है, पिछले साल भी आया था तो इस साल भी आ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए करेंसी नोट वाला प्रश्न। तो देखिए ऐसा कौन सा एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना वो है जो करेंसी नोट को जारी करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न काफ़ी बड़ा है, लेकिन हाँ इसको आसानी तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो बिल्कुल भी आसान ही लगेगा। देखिए प्रश्न क्या है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं, ठीक है। राम और श्याम क्या है? तो जो छोटे एकदम किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों में यानी कि अलग अलग जगहों में अलग अलग समय में 20,000 रुपया कर्ज लिया था, ठीक है। अलग अलग कृषि के लिए, खेतों के लिए 20,000 रुपया क्या किया था? तो कर्ज लिया था। अब राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया था, ठीक है। जबकि श्याम ने यह कर्ज जो है ना बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया था। देखिए यहाँ पर 2 बात हो रहा है, ठीक है। राम ने किसी व्यापारी से कर्ज लिया था राम ने, लेकिन श्याम ने बैंक से कर्ज लिया था, ठीक है। तो उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है? पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर आप हम लोगों को देखना है कि कौन ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है, इसीलिए याद रखिएगा सी ऑप्शन जो है ना इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि राम और श्याम दोनों में सबसे जो है ना सबसे तेज कौन है, ठीक है। सबसे तेज कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि RTI नामक कानून कब लागू किया गया था? कब लागू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अक्टूबर 2005 इसका आंसर एकदम सही होगा, पहला ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है आखिर क्या कहलाती है? उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखना है उस प्रतिक्रिया को उदारीकरण के नाम से जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद में भी काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और मैं कुछ वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जा कर के देखिएगा। क्योंकि इनसे पहले मैंने ढेर सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जा कर के देखिए और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग लाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न है कि अर्नेस्ट रेनर, ठीक है, किस देश के दार्शनिक थे? कौन से देश के दार्शनिक थे? तो ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही होगा। 24 नंबर का प्रश्न देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, कब घटित हुई थी? तो याद रखना है 1789 में, यानी कि
1789 पे, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है जिउसेपे मैत्सिनी, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, एकदम 1 नंबर यहाँ से आप लोग फिक्स कर लीजिए, ये प्रश्न आएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे, इसका आंसर याद रखिएगा जनवरी 1915 में, ठीक है। आगे देखिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट तो हुआ था, तो किसके किसके बीच में हुआ था। एक दल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो दूसरे दल में कौन था, ठीक है, ये बताना है पूना पैक्ट के बीच में। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 27 नंबर का जो है ना डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। महात्मा गांधी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके बीच में हुआ था पूना पैक्ट, आप लोग याद रखिएगा। नहीं जानते हैं तो दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कौन से देश में बहुत तेजी से फैल गया था, कौन से देश में फैला था, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है रिंडर पेस्ट के बारे में। तो आप लोग याद रखिएगा ये प्रश्न भी एकदम इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर यहाँ से भी आप लोग फिक्स कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका होगा, ठीक है। क्या होगा, अफ्रीका होगा। अफ्रीका में ही रिंडर पेस्ट नामक बीमारी जो है ना बहुत तेजी से फैल गया था, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिए जो अगला प्रश्न है ना कि निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, मित्र राष्ट्र के पाले में था, तो याद रखिएगा ब्रिटेन होगा। जो सी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ना इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आगे आप लोग समझिए जो यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है और ये इस वीडियो का एकदम अंतिम क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ से भी आप लोग फिक्स कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है ना कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाया गया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आप लोग याद रखिएगा जेम्स हारग्रीव्स होगा। जो सी ऑप्शन यहाँ दिख रहा है बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है, बस आप लोगों को रिवीजन करने की ज़रूरत है, अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। वीडियो अगर एक बार में आप लोगों को समझ में ना आया हो तो और एक बार आप लोग प्ले करके देखिए, आराम से समझ आएगा। और इतने सारे प्रश्न में अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रश्न है जो समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आराम से वहां पर बोलिए कि सर याद नहीं हो रहा है, तो आराम से मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा और बिल्कुल सरल भाषा में और आसान भाषा में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।